हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन स्टडीज़ के यूनिट 5 का, जिसका चैप्टर का नाम जो कि है ट्रांसलेशन एंड अदर सिग्निफिकेंट इश्यूज़। ये हमारे यूनिट 5 का नाम है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो है SOL, DU, इग्नू और नॉन कॉलेज सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टडीज़ का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको मिलता है, तो उसमें ये जो टॉपिक है वो बेसिकली पूछा जाता है। तो उस टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन एंड अदर सिग्निफिकेंट इशूज़। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे ट्रांसलेशन की 4 यूनिट जो कि कंप्लीट हो चुकी है उन्हें नहीं देखा, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर किस तरह लिखना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है कि ट्रांसलेशन इज़ नॉट अ पॉलिटिकल अफेयर, एज द फोकस ऑफ दिस यूनिट विल बी टू ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रांसलेशन है वो उसका जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वही नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेशन हमेशा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड नहीं होता, ट्रांसलेशन अदर एक्टिविटीज़ से भी कनेक्टेड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल से कनेक्ट होता है, बट ये एक तरह का पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं है। इसमें फोकस ऑफ दिस यूनिट विल बी ब्रिंग। ठीक है, तो पॉलिटिकल में जब होता है ट्रांसलेशन का यूज़, तो वहाँ पे फोकस किया जाता है कि ये पॉलिटिक्स की जो नेचर है उसे बाहर निकाल के ला सके। ठीक है, जो पॉलिटिकल का इन्वॉल्व नेचर है उसको बाहर निकाल के ला सके, वही कहलाता है ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो ठीक है, पॉलिटिक्स के काफ़ी सारे नेचर्स होते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी हो रही है कि ख़राब हो रही है। इस तरह के जो उसके नेचर्स हैं उन्हें बाहर निकाल के लाना और जनता को प्रदर्शित करना, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसे समझाना ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ कहलाता है। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन एंड कल्चर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है। सिंपली ट्रांसलेशन एंड कल्चर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें दिखाया गया है ट्रांसलेशन के बारे में। तो सपोज़ करिए यहाँ पे 3 तरह के आदमी हैं। ठीक है, इंग्लिश नोइंग पर्सन, जो इंग्लिश जानता है। दूसरा वह पर्सन जिसको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, और तीसरा ट्रांसलेटर, जिसको इंग्लिश भी आती है, ठीक है, और अदर लैंग्वेजेस भी आती हैं। तो यहाँ पे अगर इस व्यक्ति को, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको अगर इंग्लिश जिसको आती है उससे कम्युनिकेट करना है, तो उसको पहले ट्रांसलेटर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेटर को बताना पड़ेगा, फिर ट्रांसलेटर उसकी बात को कन्वर्ट करके इंग्लिश में बताएगा। और इंग्लिश वाले व्यक्ति को अगर कोई अपनी बात किसी और व्यक्ति तक पहुँचानी है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो वो भी सिंपली ट्रांसलेटर के पास जाएगा, ट्रांसलेट करवाएगा अपनी बातें, और उसके बाद नॉन इंग्लिश नोइंग पीपल्स के पास जाएगा, तो ये उसे समझाएगा। तो ये होता है कि कल्चर में यही होता है, कुछ व्यक्ति को इंग्लिश आती है, कुछ व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं USA का और रशिया का। रशिया में जो लोकल पीपल्स हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती है बेसिकली। ठीक है, उन्हें रशियन आती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज। बट अगर वहीं हम देखें USA में, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें रशियन नहीं आती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कम्युनिकेट करना है तो इन दोनों को टूल्स चाहिए होंगे, ट्रांसलेटर टूल्स, या फिर कोई ट्रांसलेटर ही चाहिए होगा जो कि व्यक्ति उनकी बातों को ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 2 कल्चर्स को दर्शाया गया है कि 2 अलग अलग लैंग्वेजेस के कल्चर एक दूसरे से किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस प्लेस अ वेरी डायनेमिक रोल इन द कनेक्शन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड लिटरेचर। सो जो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है, ट्रांसलेट करने की जो प्रैक्टिस है, वो काफ़ी डायनामिक रोल निभाती है। डायनामिक का मतलब कि ऐसा रोल जो कि टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, इस तरह का रोल निभाती है इन द कनेक्शन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और लिटरेचर के बीच में जो कनेक्शन है उसके लिए ये काफ़ी बड़ा मेजर रोल भी निभाती है। ठीक है, डायनामिक रोल भी निभाती है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, बेसनेट एंड लिफरवर describe that translation has been a major shaping force in the development of world culture, and so study of comparative literature can take place without regards of translation। अरे, तो यहाँ पे जो 2 व्यक्ति हैं, बेसनेट एंड लिफरवर, वो जो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ट्रांसलेशन है,
ठीक है, जो ट्रांसलेशन है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में करने का, वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक, एक्टिविटी हैज़ बीन अ मेजर शेपिंग फोर्स। उसके पास एक ऐसी शेपिंग फोर्स है जो कि किसी भी देश या फिर दुनिया का जो कल्चर है उसके विकास में काम आ सकती है। ठीक है, ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है वो किसी देश या फिर विश्व के विकास में काम आ सकती है। वर्ल्ड कल्चर, जो विश्व का जो कल्चर है, ठीक है, सामाजिक कल्चर है, उसके बारे में स्टडी करके उसका विकास कर सकते हैं। कॉम्परेटिव लिटरेचर कैन टेक प्लेस विदाउट रिगार्ड्स ऑफ ट्रांसलेशन। और जो कॉम्परेटिव लिटरेचर है, ठीक है, वो कभी भी प्लेस नहीं ले सकता, ट्रांसलेशन की प्लेस नहीं ले सकता कॉम्परेटिव लिटरेचर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो है कि व्हेन द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ही और शी ऑल्सो ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊँ तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दो तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है, ये दो तरह के कल्चर्स हैं। अब कोई ट्रांसलेटर है, ये एक ट्रांसलेटर है, ठीक है, ये व्यक्ति ट्रांसलेटर कहलाता है। तो इस व्यक्ति को, ठीक है, इस व्यक्ति को कुछ ट्रांसलेट करवाना है यहाँ तक, ठीक है, तो वो पहले ट्रांसलेटर के पास जाएगा, ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करके सेंड करेगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दो अलग अलग टाइप्स के कल्चर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेटर है वो किसी लैंग्वेज को ही नहीं बल्कि दो तरह के कल्चर्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जा रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नोइंग ऑफ मोर देन वन कल्चर एंड हैविंग द माइंड सेट टू एक्सेप्ट दैम। ठीक है, तो इस पॉइंट में दिखाया गया है कि जो ट्रांसलेशन है वो इस टाइप का एक प्रोसेस है जिसमें एक से ज़्यादा कल्चर, ठीक है, मोर देन वन कल्चर्स एंड हैविंग द माइंड सेट टू एक्सेप्ट दैम, इसमें एक से ज़्यादा कल्चर्स इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा इसमें इस तरह का माइंड सेट होना चाहिए ट्रांसलेटर का कि वो दूसरे कल्चर को भी अपनाए जिस तरह उसने अपने कल्चर को अपनाया है। ठीक है, तो सपोज करिए दो तरह के हैं, एक इंडियन है और एक व्यक्ति यूएस में रहता है और उस व्यक्ति को, इंडियन व्यक्ति को कुछ हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है, तो वो ट्रांसलेटर के पास जाएगा और वहाँ से ट्रांसलेट करा लेगा। ठीक है, और जो ट्रांसलेटर है उसका माइंडसेट कुछ इस तरह का होना चाहिए कि उससे जो यूएस का कल्चर है उस पर भरोसा हो। ठीक है, वो उसे एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं है कि वो मना कर दे भाई मैं नहीं करूँगा या फिर मैं इस टाइप की वो नहीं करता। ठीक है, तो उसका इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए कि वो दूसरे कल्चर को भी एक्सेप्ट करे कि हाँ ये कल्चर भी होता है। देन आता है कि व्हेन वी रीड ट्रांसलेटेड टेक्स्ट सो वी शो दैट वी आर कनेक्टेड विद अदर कल्चर ऑल्सो। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी भी अनदर रिटन टेक्स्ट को रीड करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को रीड करते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि हाँ हम दूसरे कल्चर से भी कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप लोग इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप वेस्टर्न कल्चर से भी हल्का फुल्का कनेक्टेड हैं। ठीक है, कुछ लोग रशियंस की बुक या फिर जापानीज़ बुक को पढ़ना पसंद करते हैं, मांगा टाइप्स। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि उन्हें उस कल्चर में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, सो ये दिखाता है। देन आता मोस्ट कनेक्शंस आर ऑब्वियसली पॉलिटिकल बट दे आर कल्चरल टू। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो कनेक्शंस होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल्स। ठीक है, जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज़्यादातर टाइम्स यही होता है, बट कभी कभी ये कल्चरल भी होते हैं। ठीक है, ये सामाजिक भी होते हैं, हमेशा सरकार से जुड़े हुए टॉपिक्स नहीं होते हैं ट्रांसलेशन में। ठीक है, कुछ सामाजिक भी होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है ट्रांसलेशन एंड जेंडर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसलेशन एंड जेंडर। ठीक है, तो इसको और थोड़ा समझने वाला भी है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें। तो इस जो टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि वो है फेमिनिज्म थ्योरी। फेमिनिज्म थ्योरी है होती है एक, ठीक है, ये काफ़ी फेमस थ्योरी इसमें एक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, भले ही आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ के स्टूडेंट हो या फिर ना हो। ठीक है, तो जो ये थ्योरी बताती है कि इट इज़ द थ्योरी एज वेल एज अ पॉलिटिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग इक्वल राइट एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स। तो ये एक इस तरह की एक थ्योरी है जिसमें पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक, ठीक है, ये जो तीन क्षेत्र हैं, हम कह सकते हैं क्षेत्र हैं, ठीक है, तीन तरह के सेक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स। इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, आंदोलन टाइप के होते हैं, ठीक है, मांगे उठाई जाती हैं, तो ये इनका एक ही काम होता है कि वो इस्टेब्लिश करें, ठीक है, इक्वल राइट्स
बराबर अधिकार मिले और लीगल प्रोटेक्शन, और लीगल प्रोटेक्शन भी मिले किन्हें, वुमेन्स को। ये चाहते हैं फेमिनिज्म वाले थ्योरिस्ट, चाहते हैं कि वुमेन्स जो हैं उन्हें इक्वल राइट्स मिले जैसे कि मेंस को मिले हुए हैं, ठीक है। मेन और वुमेन में कोई भी भेदभाव ना हो, पार्शियलिटी ना हो। देन वो चाहते हैं कि उन्हें लीगल प्रोटेक्शन भी मिले। कुछ वुमेन्स कमज़ोर होती हैं तो उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लीगल प्रोटेक्शन मिले। तो ये फेमिनिज्म की थ्योरी कहलाती है। तो इस थ्योरी को समझने के लिए मैंने इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि नोट्स पॉइंट्स इन हिंदी दैट मेल द्वारा फीमेल को समाज में इस तरह दिखाया गया है कि फीमेल बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, और वह सेक्सुअल मटेरियल या फिर मशीन टू प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेल हैं, ठीक है, पुरुषों द्वारा महिलाओं को समाज में इस तरह प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, कि बाकी पुरुष ये समझे या फिर पूरा समाज ये समझे कि जो महिलाएं हैं पहले तो वो कमज़ोर हैं, ठीक है, वहीं दूसरा ये एक सेक्सुअल मटेरियल है, सेक्स करने का मटेरियल है और बच्चे पैदा करने की मशीन है। इस तरह का ये एक थ्योरी मानवों द्वारा, मानव में जो पुरुष हैं, मेल्स हैं, उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई कि जो फीमेल्स हैं वो कमज़ोर हैं और बच्चे पैदा करने की मशीन है। तो ये दिखाता है। तो फेमिनिज्म वाले हैं वो इस अवधारणा को, ठीक है, थ्योरी को गलत मानते हैं। फेमिनिज्म की थ्योरी इस अवधारणा को गलत मानती है और महिलाओं को सामाजिक और लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन दिलाने का कार्य करती है। तो जो फेमिनिज्म थ्योरिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं फेमिनिज्म के, वो मानते हैं कि ये जो अवधारणा है जो मेल्स द्वारा दी गई है ये एकदम गलत है, ठीक है, एकदम गलत है, और महिलाओं को समाज में लीगल राइट्स मिलने चाहिए और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसके लिए वो लोग कार्य करते रहते हैं कि महिलाओं को प्रोटेक्शन और लीगल राइट्स प्राप्त हों, ये उनका काम है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ समय पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और देन उसके जस्ट आज़ाद होने के बाद से ही महिलाओं को काफ़ी सारे राइट्स नहीं मिले थे, बट कुछ टाइम बाद उनको राइट्स मिलना चालू हुए, ठीक है। कई देशों में, पुराने टाइम में कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे महिलाओं को, सऊदी अरब जो है देश है, उसमें शुरुआत में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस की वो नहीं थी कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वो अब गाड़ियाँ चला सकती है रोड पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के। तो इस तरह के कुछ रूल्स थे जो कि मेल और फीमेल को पार्शियलिटी की तरह दर्शाया करते थे, ठीक है, भेदभाव दिखाते थे। तो यही थी कि फेमिनिज्म ये चाहते थे कि ये जो अवधारणा है इसको हटा दिया जाए पूरी तरह से और महिलाओं को भी पुरुषों के जितने ही अधिकार प्राप्त हों। यह अवधारणा पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक तीनों क्षेत्र में कार्य करती है। तो ये जो फेमिनिज्म की थ्योरी है ये पॉलिटिकल क्षेत्र में चाहती है कि महिलाओं को अधिकार मिले, कल्चरल में भी चाहती हैं सामाजिक अधिकार भी महिलाओं को प्राप्त हो, और इकोनॉमिक, ठीक है, उन्हें पैसा कमाने की भी अधिकार हो, पैसे उड़ाने के भी अधिकार दिए जाएं। इस तरह से वो तीनों क्षेत्रों में काम करती हैं ताकि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान समानता मिल पाए, ठीक है। तो जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों के समान समानता प्राप्त हो, इसके लिए फेमिनिज्म वाले कार्य करते हैं, और ये थ्योरी फेमिनिज्म के थ्योरिस्ट द्वारा दी गई थी। तो इस थ्योरी को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो यूट्यूब पे ढूंढी थी, उसमें इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी हैज़ प्रॉम्प्ट आर रीथिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक अ ट्रांसलेशन, कल्चर, फेडिलिटी एक्सेट्रा। जो फेमिनिज्म की थ्योरी है, ठीक है, फेमिनिस्ट की जो थ्योरी दी गई उन द्वारा, वो इस चीज़ को प्रमोट करती है, रीथिंकिंग, दोबारा सोचने पे, ऑफ अ कॉन्सेप्ट लाइक अ ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है और फेडिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इनके ऊपर दोबारा सोचने के लिए फेमिनिस्ट की थ्योरी दबाव देती है, ठीक है, और प्रमोट करती है लोगों की कि वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ें। उसके बाद एक शब्द आता है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह किसी के प्रति फेथफुल रहे, ठीक है, ये नहीं कि उसे धोखा दे दे, इस तरह का कोई भी वो ना हो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति फेथफुल रहे किसी के प्रति। इसके बाद आता है फेडिलिटी, मतलब दोनों तरह से वो व्यक्ति लॉयल भी हो और फेथफुल भी हो, ठीक है, उसके प्रति वो फेथफुल रहे, हमेशा लॉयल रहे, तो ये फेडिलिटी कहलाता है। दीज टर्म्स आर यूज इन ट्रांसलेशन द ट्रांसलेशन थ्योरीज एज इट इज़ द थॉट दैट
द ट्रांसलेटर शुड बी faithful to the original text and should not add or do away with anything that the author has intended in the text. ठीक है, तो दो तरह के शब्द का यूज़ किया गया है वर्ड्स का, फेथफुलनेस और फेडिलिटी। फेडिलिटी, ठीक है। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं इनका अगर हम अर्थ देखें ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन में इनका अर्थ होता है कि जो ट्रांसलेटर है वो अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट के प्रति फेथफुल होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फेथफुल होना चाहिए, ना ही वो ओरिजिनल टेक्स्ट में से कुछ भी हटाए, डिलीट करे, और या फिर ना ही उसमें से कुछ ऐड करे, ठीक है। इस तरह का ट्रांसलेटर होना चाहिए, ना ही वो ओरिजिनल टेक्स्ट में से कुछ डिलीट करे और ना ही उसमें कुछ ऐड करे, जैसा कि ऑथर ने लिखा है बिल्कुल वैसे ही उसे ट्रांसलेट करे। तो ये एक फेथफुल ट्रांसलेटर की कह सकते हैं हम कि फेथफुल ट्रांसलेटर की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि वुमेन आर एज यूजुअल आस्क्ड टू फेथफुल एंड द क्वेश्चन ऑफ फिडिलिटी लॉयल्टी नेवर अराइज विद मेल्स। तो जो वुमेन्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो फेथफुल रहें अपने हस्बैंड के प्रति, ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति के प्रति, बट द फिडिलिटी का जो क्वेश्चन है, लॉयल्टी का जो क्वेश्चन है, वो कभी मेंस के प्रति अराइज नहीं होता, मतलब मेल्स के प्रति उठता ही नहीं है, ठीक है। मेल्स से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पुरुषों से कि आप लॉयल रहें किसी के प्रति, बट वुमेन से ये कहा जाता है कि आप फेथफुल रहें किसी के प्रति, ठीक है। तो ये दिखाता है कि जो समाज है इसमें कितनी पार्शियलिटी है। ट्रांसलेशन स्कॉलर शेरी सीमन इन हर जेंडर इन ट्रांसलेशन कल्चर आइडेंटिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो शेरी सीमन है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम है कि जेंडर इन ट्रांसलेशन कल्चर आइडेंटिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसमिशन। 1996 में ये किताब आई थी, ठीक है। टॉक अबाउट डोमिनेंस, एग्रीनेंस, फेडिलिटी एंड बेट्रियल विच आर सेक्शुअली एंड कल्चरली लोडेड अगेंस्ट द फेमिनिज्म। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो उन्होंने उस बुक में इस बारे में बात की, इन कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की, जैसे कि डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब किसी के ऊपर दबाव रखना। एग्रेशन, अग्रेशन मतलब हल्के से गुस्से में। फेडिलिटी, लॉयल्टी के बारे में, ठीक है। इन कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की। एंड सेक्सुअल एंड कल्चरल विच आर सेक्सुअल, जो कि सेक्सुअल और कल्चरल दोनों हैं, वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है। जो डोमिनेंस है, एग्रेशन है, फेडिलिटी है, ये सब फेमिनिज्म के अगेंस्ट में खड़े हैं, उसके सामने खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि फेमिनिज्म की जो थ्योरी है वो आगे बढ़े, अपना विकास करे, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं वो मेल हैं, वो मेल डोमिनेंस वाले हैं, ठीक है। मेल नहीं चाहते कि जो फेमिनिज्म की थ्योरी है वो आगे बढ़े, महिलाओं को सारे के सारे अधिकार प्राप्त हों, ये वो नहीं चाहते, इसके लिए वो उसके अगेंस्ट खड़े हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ट्रांसलेशन के जो मेटाफर्स हैं, मेटाफर्स का मतलब आपको पता ही होगा सिनोनिमस, कि उसके ही जैसा पूछे जाने वाले शब्द, ठीक है। ट्रांसलेशन का मेटाफर्स यूज़ किए जा सकते हैं काफ़ी टाइम्स। तो देखते हैं कि ट्रांसलेशन इज लाइक अ वुमेन, जो ट्रांसलेशन है वो एक वुमेन की तरह है, जो ट्रांसलेशन है वो महिला की तरह है। इफ़ इट इज़ ब्यूटीफुल इट इज़ नॉट फेथफुल, इफ़ इट इज़ फेथफुल इज़ मोस्ट सर्टनली नॉट ब्यूटीफुल। जो ट्रांसलेशन है वो अगर वुमेन की तरह अगर हम माने, तो अगर ट्रांसलेशन ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर है ट्रांसलेशन, ठीक है, तो वो फेथफुल नहीं होगा, ठीक है, वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। बट अगर वो पूरी तरह से सही है तो वो इतना सुंदर नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि आपको समझने की इसको कोशिश करिए कि जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होते हैं अगर वो बहुत अच्छे से सजाए गए हैं, ठीक है, तो उसमें जो यूज़ किए गए हैं वर्ड वो फेथफुल नहीं है, ठीक है, उन्हें कहीं से भी उठा के डाल दिया गया अच्छा बनाने के लिए। बट अगर वो वर्ड बिल्कुल सही यूज़ किए गए हैं तो वो आपको पढ़ने में इतना समझ नहीं आएगा, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये होता है कि ट्रांसलेशन जो है एक टाइप के वुमेन की तरह है, अगर वो फेथफुल है तो ब्यूटीफुल नहीं होगी और ब्यूटीफुल है तो फेथफुल नहीं होगी। ट्रांसलेशन इज़ इन्फीरियर, लेस इंपॉर्टेंट टू द सुपीरियर ओरिजिनल, गुड और बेटर आर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। जो ट्रांसलेशन है वो इन्फीरियर है, ठीक है, इन्फीरियर है, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो सुपीरियर है, ठीक है। तो सुपीरियर का मतलब होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट का होता है कि जिसको शुरुआत में बनाया गया और वो हमेशा से ही सबका सबसे अच्छा रहा है, गुड रहा है, बेटर रहा है, इंपॉर्टेंट है सबके लिए। बट अगर
अगर हम उसे चेंज करके किसी और उसमें लिख दें ट्रांसलेटेड में, तो वो इन्फीरियर कहलाता है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कि जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होता है वो कम होता है, कम क्वालिटी वाला होता है, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है वो ज़्यादा क्वालिटी वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि जो इन्फीरियर है वो लाइक अ वुमेन, और जो सुपीरियर है वो लाइक अ मैन। ठीक है, कि जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है वो वुमेन की तरह है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और जो सुपीरियर है, ओरिजिनल है, वो मैन की तरह है। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि जो मेंस हैं वो डोमिनेंस हैं, डोमिनेट करते हैं समाज पे। ठीक है, इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ट्रांसलेशन एंड कास्ट। ट्रांसलेशन एंड कास्ट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हेन द टॉपिक कम ऑन ट्रांसलेशन एंड कास्ट, सो वी स्टडी अबाउट 2 or more कास्ट रिलेशनशिप। जब कभी भी कोई भी टॉपिक ट्रांसलेशन और कास्ट के ऊपर आता है, ठीक है, तो उसमें हम 2 से ज़्यादा कल्चर्स के बारे में, ठीक है, कास्ट के बारे में बात करते हैं। 2 से ज़्यादा कास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उनकी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरह की रिलेशनशिप उनके बीच में है। इन रिसेंट ईयर्स दलित मीटिंग डू मैनी थिंग्स, दलित राइटिंग डू मैनी थिंग्स इन अ लिटरेचर। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों में जो दलित कास्ट है, बेसिकली आप जानते होंगे दलित सबसे नीची कास्ट को बताया जाता है समाज में। ठीक है, तो जो दलित कास्ट है उसने राइटिंग में, लिखने में काफ़ी कुछ काम किया है। ठीक है, मैनी थिंग्स इन लिटरेचर, लिटरेचर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा नाम उठाया है दलित कास्ट ने। उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स भी लिखी हैं दलित कास्ट के राइटर्स ने, एंड देन स्टोरीज लिख के अपने आप को बढ़ावा दिया है। द टर्म दलित, जो दलित टर्म है, यूज़ किया जाता है शब्द, हैज़ कम टू प्योरेंस यूज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century when the oppressed and depressed people come together and fight against injustice। ठीक है, तो जो दलित शब्द है वो 20वीं शताब्दी में सामने आया। ठीक है, 20th सेंचुरी में सामने आया, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तब ये शब्द सामने आया। सॉरी, हाफ में, 20th सेंचुरी का जो हाफ है उसमें ये सामने आया कि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, निराश हैं, जो अत्याचार करते हैं किसी के ऊपर, वह व्यक्ति, और जो अत्याचार सहते हैं, सॉरी, अत्याचार सहने वाले और निराश व्यक्ति एक साथ आके उन्होंने क्या करा, अपर कास्ट के खिलाफ फाइट की, अगेंस्ट, वो अपर कास्ट के अगेंस्ट खड़े रहे, इनजस्टिस के खिलाफ वो लोग खड़े रहे, और उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ कार्य किया। कौन से समय? 20वीं शताब्दी में उन लोगों ने राइटिंग के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, स्टडी के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया, ताकि जो अपर कास्ट है उसे पता चल सके कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। ठीक है, अपर कास्ट ने हमेशा से ही लोअर कास्ट को दबाने की कोशिश की है, शुरुआत से ही। जैसा कि आप जानते होंगे, आपकी हिस्ट्री में भी बताया गया है कि 4 तरह के कास्ट होते थे। ठीक है, पंडित हो गए, क्षत्रिय हो गए, ठीक है, दलित हो गए, और दलित से भी नीचे होते थे, जो भी होते थे। ठीक है, तो ये 4 तरह के कुछ कास्ट बताए गए हैं आपके धर्म में, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, तो उसमें ये दिखाया गया है। वेन एवर वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो वी विल नॉट गेट मच डिटेल्स अबाउट दलित। तो जब भी कभी हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा दलित के बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं मिल पाती। ठीक है, दलित जात जो है, दलित कास्ट है, उसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है वो अपर कास्ट ने लिखी है, और अपर कास्ट ने अपनी ही बारे में सब कुछ बताया है। अपर कास्ट ने राजा महाराजा के बारे में बताया है, पंडितों के बारे में बताया, ठीक है, क्षत्रियों के बारे में बताया, बट दलित और शूद्र के बारे में बताया ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसी जातें जो कि निचली होती हैं। बिकॉज ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय अपर कास्ट, सो दे टॉक अबाउट देयर विनिंग्स एंड लूजेस। सो जो अपर कास्ट है वो हमेशा अपने जीत और हार के बारे में ही बात करती है, ना कि वो बात करती है दलित कास्ट के बारे में। मेरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, सो मैनी दलित राइटर्स एंड स्कॉलर्स स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दलित सो द वर्ल्ड नो अबाउट दलित कास्ट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें बताया गया है कि जो दलित कास्ट है, ठीक है, उसमें कुछ राइटर्स खड़े हुए, उन्होंने सोचा कि अब हम अपनी हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है, और पूरी दुनिया को बताएंगे कि दलित कास्ट क्या है, ठीक है, उसमें किस तरह के विचार हैं,
इन सब के बारे में दलित राइटर्स ने लिखा। ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स लिखी और काफ़ी सारे जागरूक व्यक्ति आए दलित कास्ट से, जिन्होंने ये विश्व को ये बताने की कोशिश करी कि दलित कास्ट भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर राजकुमार्स बुक दलित प्रोफेशनल नैरेटिव्स रीडिंग कास्ट नेशन एंड आइडेंटिटी। ही पॉइंट आउट हाउ द दलित स्पेशली द अनटचेबल कास्ट सिस्टम एंड देयर लाइव्स। तो जो राजकुमार बुक्स है, ठीक है, प्रोफेसर राजकुमार, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि जो दलित कास्ट है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स को बताया कि जो दलित कास्ट है उसमें भी स्पेशली वे वाली कास्ट जो अनटचेबल है, ठीक है, अछूत कहलाती है हिंदी में, अछूत कास्ट है, उसके सिस्टम के बारे में बताया, कास्ट सिस्टम के बारे में बताया और उनकी ज़िंदगी किस प्रकार की है इसके बारे में भी बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी ज्योतिबा फुल्ले एंड इन 20वीं शताब्दी भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित। 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुल्ले, जो कि आपकी 11th या फिर 11th की जो बुक है उसमें एक चैप्टर है ज्योतिबा फुल्ले के ऊपर, जो कि एक वो टीचर बताई हैं दलित कास्ट की, ठीक है। 19वीं शताब्दी में वो खड़ी हुई और 20वीं शताब्दी में भीमराव अंबेडकर ने दलित कास्ट के जो राइट्स हैं उसके लिए जंग लड़ी, ठीक है, और उन अपर कास्ट से फाइट की। तो ये थे, ये बताते हैं कि जो दलित कास्ट है उनका भी जीवन काफ़ी कठिन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है उसका कंपैरिजन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा वो पॉइंट है कि एवरी ट्रांसलेटर इज़ डिफरेंट इंडिविजुअल हैविंग हिज और हर ओन आइडियोलॉजिकल। सो जो प्रत्येक ट्रांसलेटर है, ठीक है, विश्व में काफ़ी सारे ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, तो वो जितने भी इंडिविजुअल हैं हैविंग हीज और हर ओन आइडियोलॉजिकल, उनके पास अपने आइडिया हैं, ठीक है, उनके पास अपने आइडिया के फिनोमिनास हैं, आइडियाज़ हैं उनके पास अपने। हर किसी के आइडियाज सेम नहीं होते, ठीक है, उनके लिखने का तरीका सेम नहीं होता। पोजीशन एंड कॉन्टेक्स्ट विच शो द वे द ट्रांसलेटर रीड द इंटरप्रेटर्स एंड पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है। तो विश्व में जितने भी ट्रांसलेटर हैं उन सब के आइडिया अलग से हैं, ठीक है, उनके ट्रांसलेट करने का तरीका अलग है, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी अलग है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम देते हैं कि हम किसी भी 5 ट्रांसलेटर्स को सेम पेज दें ट्रांसलेट करने के लिए, तो पाँचों के पाँचों का जो ट्रांसलेशन होगा वो एकदम डिफरेंट होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहीं कहीं हल्का फुल्का मिलेगा, बट पाँचों के पाँचों का अलग होगा, ठीक है। ये नहीं है कि पाँचों के पाँचों का सेम होगा, बट जो हम उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए पेपर देंगे, ठीक है, टेक्स्ट देंगे, वो सेम होगा। तो यही बताता है कि विश्व में जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं उन सब के अपने अपने अलग अलग पर्टिकुलर आइडियाज़ हैं, तो वो अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। एवरी ट्रांसलेटर हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ टॉपिक, ठीक है, जितने भी ट्रांसलेटर हैं उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं किसी भी टॉपिक पे। कोई भी टॉपिक उन्हें दे दो, उनके पास अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को देखेंगे। उनकी कुछ थ्योरीज होंगी जिनका वो यूज़ करके उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनका हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि फ्रॉम मैनी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आर हियर, दैट्स वाई द ट्रांसलेटर डू कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो जो वर्तमान में काफ़ी सारे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट हैं, तो यही कारण है, यही रीज़न है कि जो ट्रांसलेटर हैं, थ्योरिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट का कंपैरिजन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसका जो ट्रांसलेशन है वो बेहतर है, ठीक है, किसका ट्रांसलेशन बेहतर है, ये समझने के लिए वो लोग कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करने से भी पता चलता है कि कौन कितना अच्छा ट्रांसलेटर कर सकता है, और इससे व्यक्तियों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ का भी पता चलता है, ठीक है, कि वो कितने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ सकता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। इसके नोट्स तैयार हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल एड्रेस पे आप मेरे को मेल करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट में क्लियर नहीं है, डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।